अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं फिर मौजूद हूँ कैसा ये इश्क है नॉवल बाय हिबा खान की एक नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नॉवल पसंद आएगा और आप लोगों से एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि नॉवल रीच करते वक्त चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड के साथ। निकाह मुबारक हो मेरी 15 साला सांवली प्रिंसेस। वो उसे जोर से खुद में भींचे हुए था। रानिया ने अपना सर ऊपर करते यमान शाह की आंखों में देखा। बेसाख्ता ही उसका दिल धड़का था और उसके गाल पर लब रखने की वजह से रानिया को अपने गाल पर मूंछों की चुभन महसूस हुई थी। क्या करेंगे मेरे गाल पर? देखिए आपके ये बाल चुभ रहे हैं। रानी ने घूरकर उसकी तरफ देखते हुए कहा था। यमान ने उसके गाल की तरफ देखा तो उसका सांवला सा गाल हल्का सा सुर्ख हुआ पड़ा था। यमान शाह ने उसके गाल पर काफी जोर से अपने होंठ रखे थे और काफी शिद्दत दिखाई थी, जिसकी वजह से उसका गाल लाल हो गया था। अपने शाह को माफ कर दो प्रिंसेस, लेकिन ये मेरी पहली शिद्दत थी। बाकी तो तुम्हारी ये नाजुक वजूद मुझे बर्दाश्त ही कहाँ कर सकता है। यमान शाह ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा था और साथ ही उसे नीचे उतारते हुए अपनी कमर की गिर्द उसके पांव रखे और जोर से खुद के सीने में भींच लिया था। रानी ने भी मुस्कुराकर उसके कंधे पर अपना सर रखा था। उसे अच्छा लगा था यमान शाह के गले लगना। उसे बुरा फील नहीं हुआ था। शायद निकाह का बंधन ऐसे ही होता है। एक अजनबी से अजनबी इंसान आपको अपना सा लगने लग जाता है। मेरी प्रिंसेस, रानी का सर कंधे पर महसूस करते वो उसके बालों पर अपने लब रख गया। अम्मा की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? अब तो तेरे अलावा मेरे पास कोई है भी नहीं। रानी रुहासी होती आवाज में कहा तो यमान शाह ने उसका सर अपने कंधे से हटाकर अपने चेहरे के सामने किया। मेरी प्रिंसेस, तू नहीं आप कहकर बात करता है और मैं अपनी प्रिंसेस को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, इसीलिए रोने की जरूरत नहीं है। अब चलो बेड पर बैठो। मैंने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लाया हूँ वो मैं दे देता हूँ। यमान शाह मुस्कुराते हुए कहा, साथ ही उसे बेड पर बिठाया था। जल्दी करें शाह। रानी ने साहब कहने की गुस्ताखी इस बार नहीं की थी।
यमान शाह उसकी बेताबी पर मुस्कुराया और साथ ही अपने पैंट की पॉकेट से एक लंबा सा बॉक्स निकाला। रानी की आंखें खतरनाक हद तक चमकी थी। उसे तो चमकती सूरज की रोशनी में ही खजाना मिल गया था। यमान ने रेड कलर का बॉक्स उसके सामने खोला, जिसके अंदर एक बेइंतहा खूबसूरत ब्रेसलेट था। रानी खुले हुए मुंह के साथ खूबसूरत से ब्रेसलेट को देख रही थी, जो इंतहा का नाजुक लग रहा था। ये मेरे लिए आंखों को खतरनाक हद तक खिलाए, बोली। वो गोल्ड का ब्रेसलेट था जो उसने सिर्फ भीख मांगते हुए सोनार की दुकान में ही दूर दूर से देखा था, और आज उसके शाह ने उसके लिए लिया, जिसे पहनने की ख्वाहिश हमेशा से उसे थी। मेरी प्रिंसेस, जाहिर सी बात है ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, और किसके लिए जाऊंगा। अगर तुम कहती हो तो मेकअप की दुकान ले आऊं। मेकअप की दुकान पर रानी का माथों पर बालों का जाल नमूनदार हुआ था। उसे वो लड़की याद आई जो थोड़ी देर पहले तमाशा लगा रही थी। आप उसे जाके दें, शाहजी, मुझे नहीं पहनना। आंखों में मोटे मोटे आंसू लाए वो दूसरी साइड मुंह मोड़ गई। अब उसकी पीठ यमान शाह की तरफ थी। अपने लबों को आपस में प्योस करते यमान शाह ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। वो जेलिस हो रही थी। उसे यकीन नहीं था। बेर से थोड़ा खिसकते वो उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा गया था। उसकी गोद पर बैठने पर रानी सुर्ख हुई थी। उसे थोड़ा थोड़ा अजीब सा फील होने लगा था, जिससे वो नावाकिफ थी। क्या मेरा बच्चा नाराज हो गया है मुझसे? मैं तो मजाक कर रहा था। उसकी गाल को शिद्दत से चूमता वो उसकी पीठ अपने सीने से लगा कहता, छोड़ो। वो थोड़ा झिझकते हुए बोली। उसकी वजूद में सनसनाहट सी दौड़ी थी। ये जो प्यारे से गाल फुलाए हैं, पहले उन्हें ठीक करो, फिर छोड़ दूंगा। उसके दूसरे कान पर अपने लब रखते हुए उसको सीधा करते रुख अपनी तरफ मोड़ गया। अब रानी की टांगे यमान शाह के कमर के गिर्द लिपटी हुई थी। वो समझ सकता था उसे क्या फील हो रहा होगा। इतनी मोहब्बत पर उसे बेइंतहा रोना आया। उसकी गर्दन में अपना मुंह दे गई। शाह, ये तो मेरे हाथ लगाने से भी टूट जाएगा। मैं उसको पहनूंगी कैसे? यमान शाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। वो मान गई थी। अपनी गाल ठीक कर चुकी थी। मेरी जान ऐसे कैसे टूटेगा? अगर ये टूटेगा तो मैं नया ले आऊंगा। हे शाह, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसकी गर्दन से चेहरा निकाले मुंह तजस्सुस से पूछने लगी। इतना है, अगर मैं तुम पर लौटाऊंगा भी तो कभी खत्म नहीं होगा, और बरकत पैदा होगी। उसकी सुर्ख नाक पर अपने लब रखे थे। हे शाह,
ये धागा कितने का लाया है तू? रानी कुछ सोचते हुए बोली। उसके धागे कहने पर यमान ने अपना उभरने वाला कहकर रोका था। 30,000 का। यमान शाह उसके माथे पर अपनी लब रखे। रानी ने हैरत से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना महंगा है? मेरी जान, तुम्हें ये साइड पर छोटी छोटी सी डायमंड्स नजर नहीं आ रहे क्या? डायमंड्स क्या होते हैं? रानी ने अगले ही हैरत से दोबारा सवाल किया तो यमान शाह ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते हुए मुस्कुराया। कुछ नहीं, तुम लाओ, हाथ आगे करो ताकि मैं तुम्हें पहनाऊं। रानी ने भी अपनी सारी सोचों को झटकते फौरन अपना हाथ आगे किया। आखिर पहली दफा इतना खूबसूरत धागा उसे पहनने को मिल रहा था। यमान शाह ने उस खूबसूरत नाजुक से ब्रेसलेट को उसके हाथ पर पहनाया तो उसके सामने छोटे छोटे हाथों पर वो ब्रेसलेट भी इंतहा का खूबसूरत लग रहा था। शाह, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। यमान शाह उसका हाथ पकड़कर अपने लबों के करीब ले जाते हुए उस पर अपने होंठ रखने ही वाला था कि रानी के सवाल पूछने पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और उसके हाथ को अपने हाथ की में ही पकड़े उसकी पुश्त को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। वो बाहर मेकअप वाली आंटी कौन थी जो आपको मार रही थी? रानी का इशारा माहम की तरफ था जिसने सारे लोगों के सामने उसका गिरेबान पकड़ा था। माहम की बात याद आने पर यमान शाह ने गुस्से से अपनी ऊँटियाँ भींची थी। उसको माहम से इस कदर बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी कि वो सारे लोगों के सामने यमान शाह का गिरेबान पकड़ेगी, जिससे उसे अपनी काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई थी। लेकिन वो अपनी प्रिंसेस की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर गया था क्योंकि उसकी आंखों में खौफ वाज़ेह तौर पर देख चुका था। मेरी जान, उसे मेकअप वाली आंटी नहीं, उसे आपी बुलाया करो, ठीक है? यमान शाह ने उसे समझाया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी प्रिंसेस बदतमीज बने और किसी बड़े से बदतमीजी से मुखातिब हो। इसीलिए प्यार से उसको समझाया तो रानी ने भी हाँ में सर हिलाया था और बाकी दूसरी बात का जवाब ना यमान शाह ने दिया था और रानी का भी उसकी बात की तरफ से ध्यान हट चुका था। चलो अब तुम सो जाओ, उसके बाद फिर रात के खाने पर मिलेंगे। यमान शाह उसके माथे पर बुसा देते बेड से उठा था। ठीक है शाह, ड्रेस चेंज करके सो जाओ। सो जाओ प्रिंसेस। नहीं शाह, मैं बात में बदलूंगी। ये कहते रानी करवट बदल गई थी। वो काफी थक गई थी बैठे बैठे, इसीलिए अब वो चेंज बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। यमान भी ऐसी ऑन करते कमरे से निकलकर फहद के कमरे की तरफ रवाना हो चुका था। फहद के कमरे पे दस्तक देने के बाद यमान शाह
अंदर दाखिल हुआ। फहद सोफे पर बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जमान शाह को कमरे में आते देख फहद मलिक ने नॉर्मल अंदाज में लैपटॉप बंद करके टेबल पर रखा। क्या हुआ? तूने अपनी छोटी सी बीवी के साथ मुलाकात नहीं की क्या? बल्कि मुलाकात छोटे बच्चे को संभाला कि नहीं? फहद ने शरारत से कहा तो यमान शाह ने घूर कर उसकी तरफ देखा था। अरे ऐसे कैसे करेगा मुलाकातें? मैं केस ना करवा दूं उस पर? पहले मेरी छोटी भाभी को बड़ा तो होने दे। जबरान जो अभी वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला था उन दोनों की बातों को सुनते हुए जल्दी से फहद मलिक का साथ देते हुए मजीद शरारत से यमान शाह को छेड़ा था। वो दोनों उसे काफी बार छेड़ चुके थे और अब दोबारा से वो दोनों शुरू होने वाले थे। तो यमान शाह ने गुस्से से उन दोनों की तरफ देखा। बीवी मेरी है, फिक्र तुम दोनों की है। बेटा दोनों फिक्र रहो, मैं देख लूंगा, अपनी फिक्र करो। अपनी फिक्र करो दोनों, तेरी रुखसती होना मेरे हाथ में है। फहद को घूरते हुए यमान शाह ने धमकी देना जरूरी समझा। और तुझे तो कोई मुंह ना लगाए। अब की बात नशरों का ताक़ुब जबरान की तरफ था। फहद को तो चुप्पी लग गई थी। वो अपने साले से पंगा लेकर पूरी उम्र कुंवारा नहीं रहना चाहता था। जबकि जबरान ने पास पड़ा कुशन उठाकर जोर से यमान शाह को दे मारा था। यमान शाह को छेड़ते अब तीनों के कहके कमरे में गूंज रहे थे।